नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंश्योरेंस क्लेम्स और इंश्योरेंस क्लेम्स में हम बीमा इंश्योरेंस क्लेम्स में जो स्टॉक की हानि का बीमा हम पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम्स और इंश्योरेंस क्लेम्स में हम स्टॉक की हानि का बीमा पढ़ चुके हैं। स्टॉक की हानि के बीमे में हमने पढ़ा कि आग लगने की वजह से जो गोदाम या दुकान में जो माल रखा है वो जलकर नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट हो जाने के बाद जो व्यवसायी है वो आग लगने की तिथि को जो गोदाम में माल रखा था उसकी गणना करता है और गणना करने के पश्चात वो ये देखता है कि कितने माल का नुकसान हुआ है और उस हानि के लिए वो बीमा कंपनी पर दावा करता है। तो स्टॉक की हानि का बीमा हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लाभ की हानि का बीमा। हमारे चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स यानी बीमा संबंधी दावे। तो बीमा संबंधी दावों में पहला स्टॉक की हानि का बीमा और दूसरा लाभ की हानि का बीमा। तो आज हम लाभ की हानि का बीमा पढ़ेंगे। तो लाभ की हानि के बीमे हम देखते हैं कि जो व्यवसायी है, मान लीजिए उसकी दुकान में जो स्टॉक रखा था, वो आग लगने की वजह से नष्ट हो गया और जितना माल नष्ट हुआ, जितने माल का नुकसान हुआ, उतने माल की हानि के लिए व्यवसायी ने बीमा कंपनी पर दावा कर दिया। ठीक है, तो माल नष्ट हो गया और माल के नुकसान के लिए बीमा कंपनी पर दावा कर दिया। लेकिन आग लगने के कारण जो है व्यवसाय एक बार के लिए पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। आग लगने की तिथि के बाद व्यवसायी अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेगा, व्यवसाय को वापस सेट करेगा और वापस वो उसको सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। तो जो समय लगता है उस समय को व्यवधान अवधि कहा जाता है। यानी आग लगने के बाद एक बार के लिए पूरा का पूरा व्यवसाय जो है बाधित हो गया, उस व्यवसाय के कार्यों में बाधा आ गई, सारा काम अस्त व्यस्त हो गया और इसलिए जब आग लगने की तिथि से लेकर उन्हें सामान्य स्थिति में व्यवसाय को आने तक की अवधि को व्यवधान अवधि कहा जाता है। तो व्यवसाय की दृष्टि में जो एक बार रुकावट आ गई बिजनेस में, वो व्यवधान अवधि कहलाता है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आग लगने की तिथि के बाद व्यवसाय को पुनः सामान्य स्थिति में लाने तक की अवधि में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी वो कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में जो ये व्यवधान अवधि है वो क्षतिपूर्ति अवधि है। बीमा कंपनी इस व्यवधान अवधि को क्षतिपूर्ति अवधि कहती है और व्यवसाय की दृष्टि में ये जो अवधि है व्यवधान अवधि या बाधा काल या बाधा अवधि कहलाती है। अब क्या हुआ, आग लगने के बाद में जो दुकान में जो माल रखा था वो जलकर नष्ट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, जो व्यवसायी है वो व्यवसायी इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेगा, फिर से नया माल खरीदेगा, जो फर्नीचर जलकर नष्ट हुआ है उसको वापस बनाएगा, वापस दुकान को तैयार करेगा। तो कुछ समय लग जाता है और उस समय में क्या होगा कि जितनी बिक्री होनी चाहिए थी उतनी बिक्री नहीं हो पाती। या तो जो व्यवधान अवधि है, आग लगने की तिथि के बाद व्यवसाय जब वो वापस सेट कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है, उस अवधि में या तो उसकी बिक्री बिल्कुल नहीं होगी या फिर बिक्री होगी लेकिन जितनी सामान्य बिक्री उसकी होनी चाहिए थी, अगर सब कुछ ठीक चलता रहता, जितनी बिक्री होनी चाहिए थी उससे बहुत कम बिक्री होगी। तो जब बिक्री कम होगी तो उसको बिक्री पे जो लाभ कमाता वो उस लाभ की हानि हो जाएगी और उस लाभ की हानि के संबंध में जो ये व्यवसायी है बीमा करवा सकता है। बीमा कंपनी उस लाभ की हानि का बीमा करने के लिए भी तैयार है। उस लाभ की हानि का बीमा भी बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। और जो अवधि होती है हम पहले बात कर चुके हैं
कि जो अवधि होती है आग लगने की तिथि के बाद से लेकर वापस सामान्य स्थिति में व्यवसाय को आने तक की अवधि को व्यवधान अवधि कहा जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में वो अवधि क्षतिपूर्ति अवधि होती है, उस अवधि के हानि के लिए वो क्षतिपूर्ति करती है इंश्योरेंस। तो अब बीमा कंपनी उस व्यवधान अवधि में जो भी लाभ की हानि हुई कम बिक्री की वजह से, उस हानि का बीमा करने के लिए तैयार रहती है। और जब उस हानि का बीमा करवाया जाता है तो उसको लाभ की हानि का बीमा कहते हैं। इस लाभ की हानि के बीमे को परिणामी हानि का बीमा भी कहते हैं। परिणामी हानि का बीमा यानी आग लगने के परिणाम स्वरूप जो हानि हुई है उस हानि का बीमा। तो लाभ की हानि का बीमा या परिणामी हानि का बीमा दोनों एक ही है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंट परिणाम स्वरूप जो हानि हुई उसकी पॉलिसी। तो हमने बात करी कि दुकानदार को एक तो लाभ की हानि हुई, लाभ की यानी नेट प्रॉफिट की हानि हुई। अब इस बाधा काल में जब वो वापस सामान्य स्थिति में आने की कोशिश कर रहा था तो एक तो लाभ की हानि हुई, दूसरा उसको कुछ स्थायी खर्चे भी वहन करने पड़े। स्थायी खर्चों से हमारा तात्पर्य ये है कि चाहे स्थायी खर्चों से हमारा तात्पर्य ये है कि चाहे व्यवसाय चले या नहीं चले, यानी व्यवसाय चाहे चालू हो या बंद पड़ा हो, ऐसे खर्चे तो व्यवसायी को वहन करने ही होंगे, वो स्थायी खर्चे कहलाते हैं। स्थायी खर्चों का उदाहरण जैसे मान लीजिए कि दुकान जो है ये किराए पे ली हुई है तो दुकान का किराया, अब चाहे व्यवसाय चालू है या बंद है दुकान का किराया तो व्यवसायी को चुकाना ही पड़ेगा। या फिर अगर दुकान उनकी है तो दुकान की जो बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन, जो बिजली के खर्चे हैं वो भी आएंगे, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे वेतन चाहे व्यवसाय चल रहा हो या बंद पड़ा हो। तो इस तरह से कुछ स्थायी खर्चों की भी हानि जो है इसको व्यवसायी को उठानी पड़ती है। तो बाधा काल के दौरान एक तो लाभ की हानि हुई और दूसरा स्थायी व्यय भी वहन करने का। तो लाभ की हानि की गणना तो क्या करेगा व्यवसायी, जितनी बिक्री उसकी कम हुई है इस बाधा काल की वजह से, उस कम बिक्री पे जो भी वो लाभ की दर से कमाता है लाभ सामान्यतः, उस लाभ की दर के आधार पर लाभ की हानि ज्ञात करके बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देगा। लेकिन स्थायी व्ययों के संबंध में बीमा कंपनी कहती है कि जब आप बीमा करवाते हो, जब बीमा पॉलिसी लेते हो लाभ की हानि की, उसी समय स्थायी व्ययों की सूचना देनी पड़ेगी कि किस किस प्रकार के स्थायी व्यय आपके व्यवसाय में होते हैं। तो इन स्थायी व्ययों को हम बीमित स्थायी व्यय कहते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया जाता है जिन स्थायी व्ययों का बीमा करवाया जाता है उनको बीमित स्थायी व्यय कहते हैं। अगर इन स्थायी व्ययों के अलावा जो बीमित स्थायी व्यय हैं, इन स्थायी व्ययों के अलावा अगर और कोई सा स्थायी व्यय होता है तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी नहीं करेगी। बीमा कंपनी केवल बीमित स्थायी व्ययों की ही क्षतिपूर्ति करेगी, उन्हीं स्थायी व्ययों की हानि का ही वो दावा स्वीकार करेगी। तो हमने बात की कि आग लगने के बाद जब तक सामान्य स्थिति में व्यापार वापस नहीं आ जाता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक की अवधि को व्यवधान अवधि कहते हैं। और उस व्यवधान अवधि में एक तो लाभ की हानि का नुकसान होता है क्योंकि उसकी बिक्री कम हो जाती है और कम बिक्री होने की वजह से लाभ कम कमाया जाता है तो लाभ की हानि होती है। दूसरा, व्यवधान अवधि में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो चाहे व्यवसाय बंद पड़ा रहे या फिर चालू हो, ये ऐसे खर्चे कुछ खर्चे हैं जिनको स्थायी व्यय कहते हैं, ऐसे खर्चे आएंगे ही आएंगे तो उनकी भी हानि होती है। तो कुल मिलाकर इस व्यवधान अवधि में जो कि व्यवसायी को नेट प्रॉफिट की और स्थायी खर्चों की, जिनको हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और जिनका बीमा करवाया गया है उन्हीं खर्चों की हानि बीमा कंपनी स्वीकार करती है, दावा स्वीकार करता है, तो उनको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहेंगे। तो व्यवसायी को इन नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस की हानि सहन करनी पड़ेगी। इस परिणामी हानि के बीमे के लिए, इस चैप्टर के लिए इन दोनों को हम सकल लाभ कहेंगे, यानी सकल लाभ की हानि होती है, नेट प्रॉफिट की हानि और कुछ खर्चों की हानि, इसको सकल लाभ कहा जाता है। यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट, लाभ की हानि का बीमा केवल नेट प्रॉफिट की हानि का बीमा नहीं है, साथ में जो है स्थायी व्यय भी जो है वहन करने पड़ रहे हैं। तो जो सबसे पहले तो व्यवसाय ये देखेगा कि उसको
बाधा काल में कितनी बिक्री में उसकी कमी आई। आग लगने की वजह से जो अस्त व्यस्त हो गया था उसका व्यवसाय, उसकी वजह से बिक्री में उसकी कितनी कमी हुई, वो कैलकुलेशन करेगा सब। तो पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, बिक्री में कमी की गणना। कैसे पता करेंगे कि बिक्री में कितनी कमी आई? इसके लिए व्यवसायी क्या करेगा कि जो व्यवधान अवधि है, जो इस साल आग लगने वाले वर्ष में जो व्यवधान अवधि है, उसी अवधि की पिछले वर्ष की बिक्री देखेगा कि पिछले वर्ष में कितनी बिक्री हुई उस अवधि के दौरान। तो क्या करेगा, प्रीवियस years sales during indemnity period। इंडेमनिटी पीरियड है क्षतिपूर्ति अवधि। तो व्यवसायी ये मानता है कि जितनी पिछले साल बिक्री हुई है उतनी बिक्री इस साल भी इस बाधा अवधि के दौरान हो जानी चाहिए। अब व्यवसायी ये देखता है कि क्या इस साल कोई बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। अगर वृद्धि की प्रवृत्ति थी, यानी इस साल बिक्री में कुछ वृद्धि होने की संभावना थी, तो अगर इस साल कुछ बिक्री में वृद्धि होने की संभावना थी, वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो पिछले साल की बिक्री में वो वृद्धि की प्रवृत्ति जोड़ दी जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि जो इस वर्ष है, आग लगने वाले वर्ष में जो बिक्री में 10%, 15% की वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, तो हमको पिछले साल की जो बिक्री है उसमें, पिछले साल की व्यवधान अवधि के समय की जो बिक्री है उसमें जो बिक्री में जो वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है उसका एडजस्टमेंट करना है और वो ऐड करनी है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स। पिछले साल इतनी बिक्री हुई, सामान्यतः आग लगने वाले वर्ष में भी व्यवधान अवधि में इतनी बिक्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस साल बिक्री में कुछ वृद्धि हो रही है, ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है, तो इसका एडजस्टमेंट हमको पिछले साल की बिक्री में करना होगा, ऐड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस साल बिक्री में कुछ कमी की प्रवृत्ति पाई गई हो, किसी कारणवश इस साल बिक्री में कमी हो रही हो, तो पिछले साल की व्यवधान अवधि की बिक्री में हमको इसका भी एडजस्टमेंट करना होगा और जो बिक्री में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है उस परसेंटेज को हमको लेस करना होगा, घटाना होगा। जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है सेल्स में उसको हम लेस करते हैं। तो क्वेश्चन में या तो वृद्धि की प्रवृत्ति दी हुई होगी या फिर कमी की प्रवृत्ति दी होगी। इन दोनों में से किसी एक का हमको एडजस्टमेंट करना होगा। इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं पिछले साल के। ये एडजस्टमेंट है। इन दोनों में से किसी एक का एडजस्टमेंट करने के बाद पिछले साल की जो बिक्री में हमने एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जो बिक्री आती है, जो राशि हमको प्राप्त होती है, उसको हम एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स कहते हैं। एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब हुआ समायोजित क्रमांक बिक्री, यानी कि इस साल बाधा अवधि जो थी उसमें कम से कम इतनी बिक्री तो होनी चाहिए, लेकिन आग लगने के कारण वास्तविक बिक्री कितनी हुई वो हम इस बिक्री में से घटा देंगे। अब एक्चुअल जो बिक्री हुई, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, इस साल जो एक्चुअल सेल्स हुई बाधा अवधि में, उसको हम घटा देंगे। तो जो शेष राशि आएगी वो आएगी बिक्री में कमी की राशि, शॉर्ट सेल्स। मान लीजिए कि क्रमांक बिक्री जो नॉर्मल हो सकती थी बाधा अवधि में, अगर आग नहीं लगती तो 1 लाख होगी, लेकिन आग लगने के कारण जो बाधा आई उसकी वजह से एक्चुअल सेल्स हुई 20,000, तो बिक्री में कमी कितनी होगी 80,000। तो इस प्रकार से सबसे पहले व्यवसायी जो है लाभ की हानि का दावा प्रस्तुत करने से पहले बिक्री में कमी की राशि ज्ञात करेगा। अब ये देखेगा कि बिक्री में इतनी कमी आई, तो बिक्री में कमी आने के कारण इस पर कितना, इस कमी के कारण कितना
लाभ जो है वो कम कमाया गया, यानी कि कितने लाभ की हानि की, उसके लिए उसको इस बिक्री पर जो उसकी प्रॉफिट की रेट है, जो लाभ की दर है, वो ज्ञात करनी पड़ेगी कि वो किस दर से लाभ कमाता है। तो दूसरा चरण रहेगा, जो दूसरा स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट है, दूसरा स्टेप में वो करेगा कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोस, सकल लाभ की दर को ज्ञात करें। तो बिक्री में कमी की गणना करने के बाद व्यवसायी जो है सकल लाभ की दर की गणना करेगा और परिणामी हानि के संबंध में यहाँ पर हमने बात की थी, हमारा सकल लाभ से तात्पर्य है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, लाभ प्लस बीमित स्थायी है। तो सकल लाभ की दर ज्ञात करने के लिए पहले सकल लाभ देखेंगे। सकल लाभ माना जाता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट पिछले साल का लिया जाएगा, पिछले साल के आधार पर हम नेट प्रॉफिट लेंगे, प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का लाभ है नेट प्रॉफिट, और पिछले साल के आधार पर ही, मतलब गत वर्ष के आधार पर ही हमको जो है सकल लाभ की दर की गणना करनी है, क्योंकि इस साल तो अभी बीच में ही आग लगने की वजह से ये साल कंप्लीट हो नहीं पाया है। तो हम किस दर को आधार मानेंगे? हम गत वर्ष की जो लाभ की दर है उसको ही आधार मानेंगे। तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट ले लिया जाएगा, उसमें बीमित स्थायी व्यय जोड़ दिए जाएंगे, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में जो है हम भाग देंगे पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री का, सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। जो गत वित्तीय वर्ष है, पिछला वित्तीय वर्ष है, उसकी उस साल की बिक्री का, पिछले वर्ष की बिक्री का हम इसमें भाग लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट ऑफ जीपी सकल लाभ की दर ज्ञात हो जाएगी। अब व्यवसायी ने बिक्री में कमी जो हुई व्यवधान अवधि में उसकी गणना कर ली और किस दर से वो लाभ कमाता है उसकी भी गणना कर ली। अब वो ज्ञात करेगा कि कितने लाभ की हानि हुई। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि की गणना। इसलिए क्या करेगा, कितने लाभ की हानि हुई, बिक्री में कमी कितनी हुई, शो कितनी बिक्री कम हुई और इस कम बिक्री पे कितना लाभ कमाया जा सकता था, किस दर से लाभ कमाया जा सकता था। तो वो उसके दूसरे स्टेप में कैलकुलेशन कर ली थी, रेट ऑफ जीपी। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। शॉर्ट सेल पे जितनी बिक्री कम हुई थी उस पर सकल लाभ की दर ज्ञात कर ली जाएगी, सकल लाभ की दर से जो है लाभ की हानि की गणना कर ली जाएगी। तो अब जो व्यवसायी है उसको ये जो लाभ की हानि हुई है इस राशि का जो है बीमा कंपनी पर दावा कर देना चाहिए। लेकिन बीमा कंपनी पर दावा करने से पहले, इस राशि का दावा करने से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि कहीं न्यून बीमा तो नहीं करवाया है। अगर न्यून बीमा करवाया है तो जैसे हमने स्टॉक की हानि के बीमा के संबंध में बात की थी कि अगर न्यून बीमा है तो फिर औसत वाक्य लागू हो जाता है दावे की राशि की गणना करने के लिए। तो वो चीज हमको यहाँ पर भी देखनी पड़ेगी कि कहीं न्यून बीमा तो नहीं करवाया हुआ है। तो न्यून बीमा के लिए हम देखते हैं कि कितनी राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए था और एक्चुअल में कितनी राशि का बीमा करवाया हुआ है, यानी बीमित राशि क्या है और बीमा योग्य राशि क्या है। तो बीमित राशि हमको क्वेश्चन में दी हुई आएगी और हमको बीमा योग्य राशि यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बीमा योग्य राशि के लिए चौथा स्टेप है पॉलिसी टू बी टेकन, या फिर इसको कहेंगे इंश्योरेबल अमाउंट, बीमा योग्य राशि या फिर बीमा पॉलिसी जितनी राशि की ली जानी चाहिए उसकी गणना कैसे करेंगे। बीमा योग्य राशि, इसकी गणना करने के लिए एडजस्टेड
एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी हमने दूसरे स्टेप में ज्ञात कर रखी है, और एडजस्टेड एनुअल सेल्स का मतलब होता है, एनुअल सेल्स का मतलब यहां पर होगा, एनुअल सेल्स का मतलब होगा आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व, आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व 12 माह की बिक्री। तो एनुअल सेल्स का मतलब हमारा है कि आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री। एनुअल सेल्स साल भर की बिक्री, कौन से साल की, कौन से 12 माह की बिक्री, आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री। मान लीजिए कि 1 जून को जो है आग लगी किसी वर्ष, 1 जून 2020 को मान लीजिए कि आग लगने की तिथि है, तो इसके तुरंत पूर्व के 12 माह यानी 1 जून 2019 से लेकर 31 मई 2020 तक की बिक्री हमको लेनी है। यानी जिस दिन आग लगी है उसके तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री एनुअल सेल्स कहलाती है, वो हमको देंगे। फिर अगर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बात करी थी कि अगर इस साल बिक्री में कुछ वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसको वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति के हिसाब से उसको समायोजित कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस एनुअल सेल्स में आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री में जो वृद्धि या कमी का जो प्रतिशत है वो ऐड और लेस करने के बाद जो बिक्री आएगी वो एडजस्टेड एनुअल सेल्स कहलाती है। और उस एडजस्टेड एनुअल सेल्स में पर हम सकल लाभ की दर से जो राशि ज्ञात करेंगे वो इंश्योरेबल अमाउंट आएगा। यानी कि जो इंश्योरेंस है वो हमने बात करी थी कि हम जो इंश्योरेंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस 1 साल की अवधि के लिए होता है, 12 महीने की अवधि के लिए होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कम से कम ये मानकर चलती है, इंश्योरेंस कंपनी ये मानकर चलती है कि आपको कम से कम पूरे साल भर के लिए लाभ की हानि का बीमा करवा लेना चाहिए। हो सकता है कि बाधा काल साल भर तक हो, 12 महीने तक पूरे साल बाधा काल रहे, तो 12 महीने में जितनी आप बिक्री कर सकते हो उस बिक्री पर आप जितने लाभ की हानि उठाओगे उस हानि का कम से कम आपको बीमा करवा लेना चाहिए, उतनी आपकी इंश्योरेबल अमाउंट होनी चाहिए। अब अगर इस इंश्योरेबल अमाउंट से जो एक्चुअल इंश्योरेंस ली हुई है, जो बीमा करवाया हुआ है, वो राशि अगर कम है तो फिर औसत वाक्य लागू हो जाता है, जैसा हमने स्टॉक के इंश्योरेंस में स्टॉक की हानि के बीमे में हमने पढ़ा था। तो औसत वाक्य फिर लागू हो जाएगा। अगर औसत वाक्य लागू होता है, एवरेज क्लोज लागू होता है, तो फिर अमाउंट ऑफ क्लेम हम ज्ञात करने के लिए सूत्र लग जाएगा इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इस सूत्र के द्वारा जो हल करके जो राशि ज्ञात होगी वो भी दावे की राशि। तो परिणामी हानि के बीमे के संबंध में जो आग लगने के कारण जो व्यवधान अवधि रही उसमें जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई लाभ की हानि के बीमे के अंतर्गत या परिणामी हानि के बीमे के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा की जाती है, दावा स्वीकार किया जाता है। और उस राशि की गणना करने के लिए ये 5 चरण है, 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स के आधार पर दावे की राशि की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। आग लगने की तिथि है 1 जून 2018। लाभ की हानि की जो पॉलिसी ले रखी है वो है 90,000 रुपये, यानी 90,000 रुपये का बीमा करवा रखा है। 1 जून 2017 से 31 मई 2018 तक की बिक्री है 5 लाख। देखिए आग लगने की तिथि है 1 जून 2018 और ये 31 मई 2018 तक की बिक्री दी गई है, यानी आग लगने के तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री दी गई है 5 लाख रुपये, जो हमने पढ़ा था एनुअल सेल्स में। इंश्योरेबल अमाउंट बीमा योग्य राशि ज्ञात करने की जो एनुअल सेल्स ली जाती है वो आग लगने की तिथि के तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री ली जाती है, वो उनको दी हुई है 5 लाख रुपए। 1 जून 2017 से 30 सितंबर 2017, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने की बिक्री दे रखी है पिछले वर्ष में, क्योंकि ये जो हमारा वर्ष है आग लगने वाला जो वर्ष है, जिस वर्ष आग लगी है वो है 2018 और ये पिछला वर्ष है 2017। पिछले वर्ष के 4 महीनों की बिक्री दे रखी है 1.5 लाख रुपए। क्षतिपूर्ति काल है 4 माह, बाधा अवधि में बिक्री है 20,000 रुपए, यानी कि 4 महीने बाधा अवधि रही। आग लगी जून 2018 को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक बाधा काल रहा और इस बाधा काल में जो बिक्री थी 20,000 रुपए।
2017 के यानी पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं 35,000 रुपए के, स्थायी व्यय 42,000 रुपए, और इन स्थायी व्ययों में से आगे लिखा हुआ है व्ययों का 2,000 रुपए की सीमा तक बीमा नहीं करवाया गया था, यानी कि जो बीमित स्थायी व्यय हैं वे केवल 40,000 रुपए के हैं। कुल स्थायी व्यय 42,000 है, लेकिन जो बीमा करवा रखा है वो केवल 40,000 स्थायी व्ययों का बीमा करवा रखा है। 2017 की बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री दी हुई है 3,75,000। ये जो 5 लाख रुपए की बिक्री है ये आग लगने के तुरंत पूर्व के एक वर्ष की या 12 महीने की बिक्री है, और ये जो बिक्री है ये पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री है 3,75,000। 2018 में 20% की वृद्धि पाई गई। 2018 में बिक्री में 20% की वृद्धि पाई गई, यानी इस साल जो बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और वह है 20% की दर से। लाभ की हानि एवं दावे की राशि की गणना कीजिए। तो हमको लाभ की हानि की गणना करनी है, कितने लाभ का नुकसान हो गया आग लगने की वजह से। तो बाधा अवधि में आग लगने के बाद जो बाधा अवधि रही उसमें बिक्री हुई 20,000, और कितनी होनी चाहिए थी उसके लिए हम ये देखेंगे जो हमने पहले स्टेप की बात करी थी, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी की गणना। उसमें हम ये देखेंगे कि पिछले साल इसी बाधा अवधि में कितनी बिक्री हुई थी। बाधा अवधि में जो एक्चुअल बिक्री हुई है इस साल वो हुई है 20,000 रुपए की, और इसी बाधा अवधि वाले महीनों में पिछले वर्ष कितनी बिक्री हुई थी। तो बाधा अवधि के महीने हैं 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के, और पिछले साल 1 जून 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की बिक्री थी 1.5 लाख। तो पिछले साल की बिक्री 1,50,000 रुपए। तो कम से कम इस साल अगर सब कुछ सामान्य रहता तो 1.5 लाख रुपए की बिक्री होनी चाहिए। क्या इस साल बिक्री में कोई वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति देखी गई है? तो इस साल 2018 में बिक्री में 20% की वृद्धि पाई गई है। तो 20% की वृद्धि पाई गई है, तो हम जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है सेल्स में @20% उसको हम ऐड कर देंगे। तो 1.5 लाख की बिक्री होती सामान्यतः, लेकिन इस साल 20% वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, तो 1.5 लाख का 20% 30,000 रुपए हम और ऐड कर देंगे इसमें। अगर वृद्धि की प्रवृत्ति है तो कमी की प्रवृत्ति के लिए कोई समायोजन करना नहीं है। अब जो समायोजित बिक्री है, अगर सब कुछ ठीक चलता, आग नहीं लगती, और आग नहीं लगने की वजह से बाधा अवधि नहीं होती, तो इस साल इन 4 महीनों की बिक्री 1,80,000 होती। कम से कम 1,80,000 रुपए की बिक्री इस साल होती एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। लेकिन आग लगने की वजह से एक्चुअल सेल्स बाधा अवधि में कितनी हुई? एक्चुअल सेल्स हुई बाधा अवधि में 20,000 रुपए। तो 1,80,000 की बिक्री होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल सेल्स हुई 20,000 रुपए की। तो बिक्री में कितनी कमी आई? बिक्री में कमी आई 1,60,000, यानी जो शॉर्ट सेल्स है बिक्री में कमी हुई 1,60,000। इस 1,60,000 की बिक्री पर हमने लाभ की हानि हुई है, कुछ लाभ हमने नहीं कमाया। कितना लाभ नहीं कमाया, किस दर से नहीं कमाया? तो वो दर हम याद करते हैं दूसरे स्टेप में, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी में। रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट पिछले साल का प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, पिछले वर्ष की बिक्री। तो जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम रखें कि नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट, लाभ की दर ज्ञात करने के लिए। शुद्ध लाभ है 35,000 रुपए का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है 40,000 रुपए की, क्योंकि कुल स्थायी व्यय में 42,000 के, उनमें से 2,000 का बीमा नहीं करवाया गया था, तो 40,000 के बीमित स्थायी व्यय है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। पिछले साल की बिक्री का इसमें भाग लगा देंगे। पिछले साल 2017 की बिक्री है 3,75,000, तो यानी कि 75,000 बट्टा 3,75,000 इंटू 100 करते हैं, तो ये आता है 20%। यानी जो सकल लाभ की दर है, जो लाभ कमाया जाता है इस कंपनी द्वारा, इस व्यवसाय द्वारा, वो लाभ है 20% की दर से। और जो बिक्री में कमी आई है वो आई है 1,60,000। तो अगर सब कुछ सामान्य चलता तो इस 1,60,000 पर 20% की दर से और लाभ कमाया जा सकता था, लेकिन वो लाभ नहीं कमाया गया, इसलिए उस लाभ की हानि हो गई। तो कितनी हानि हुई? तो तीसरा स्टेप है लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन का। तो हम यहां पर एक बार जो इस पूरी कैलकुलेशन को हटा देते हैं।
और जो शॉर्ट सेल्स है 1,60,000 की, वो यहाँ पर लिख देते हैं। जो शॉर्ट सेल हमने ज्ञात की थी, शॉर्ट सेल 1,60,000 की है, पहला स्टेप। दूसरा हमने रेट ऑफ जीपी ज्ञात करी। रेट ऑफ जीपी हमने ज्ञात करी है 20%। 2 स्टेप हमने पूरे कर लिए। तीसरे में हम देखेंगे लाभ की हानि की गणना। तो सीधी सी बात है कि 1,60,000 की बिक्री कम हुई है, इस बिक्री पर 20% की दर से प्रॉफिट कमाया जा सकता था, जो नहीं कमा पाया व्यवसायी। तीसरे स्टेप में जो है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितने लाभ की हानि होगी। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल्स है 1,60,000 की और रेट ऑफ जीपी है 20%, तो 32,000 रुपये का है जो लाभ की हानि हो गई। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है 32,000 रुपये का लाभ कमाया जा सकता था अगर आग नहीं लगती तो, लेकिन आग लगने के कारण व्यवधान हुआ, बाधा हुई और बाधा के कारण जो है 32,000 रुपये के लाभों का नुकसान हो गया, लाभ की हानि हो गई। तो व्यवसायी को इस 32,000 रुपये की लाभ की हानि के लिए जो है दावा कर देना चाहिए। क्या ये पूरा का पूरा दावा स्वीकृत हो सकता है? इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो व्यवसायी है उसने कहीं न्यून बीमा तो नहीं करवा रखा है। अगर न्यून बीमा है तो फिर पूरा का पूरा दावा स्वीकृत नहीं होगा, फिर औसत वाक्य लागू हो जाएगा। तो न्यून बीमा की स्थिति के लिए हम ये देखेंगे कि कितने का बीमा करवाया जाना चाहिए था और कितने का बीमा वास्तव में करवाया हुआ है। अगर जितनी राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए था उससे कम राशि का अगर बीमा करवाया है तो फिर न्यून बीमा की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथे स्टेप में हम देखते हैं कि पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन या फिर इंश्योरेबल अमाउंट कितना होना चाहिए। इंश्योरेबल अमाउंट, इसके लिए एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। एनुअल सेल्स की हमने बात करी थी। एनुअल सेल्स कौन सी होती है? आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री। तो आग लगी 1 जून 2018 को, तो 1 जून 2018 के तुरंत पूर्व के 12 माह हुए 1 जून 2017 से 31 मई 2018 तक। तो ये एनुअल सेल्स है। एनुअल सेल्स है 5 लाख रुपए। और अगर कोई वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है इस साल तो उसके अनुसार हम एनुअल सेल्स को एडजस्ट कर देते हैं, तो वो बिक्री एडजस्टेड एनुअल सेल्स कहलाती है। तो जो एनुअल सेल्स है 5 लाख रुपए की, और इसमें हम एडजस्टमेंट कर देंगे क्योंकि 2018 में 20% की बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, तो हम ऐड कर देंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड एट द रेट 20%। 20% की दर से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, तो इसका 20% हो जाता है 1 लाख रुपए। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स आती है 6 लाख रुपए। जो एडजस्टेड एनुअल सेल्स है वो है 6 लाख रुपए। और जो रेट ऑफ जीपी है वो 20%। तो 6 लाख का 20% हो गया 1,20,000। इंश्योरेंस कंपनी कहती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है ये सामान्य बीमा है, जनरल इंश्योरेंस है, और जनरल इंश्योरेंस साल भर का करवाया जाता है, तो बीमा कंपनी कहती है कि हो सकता है कि आपको पूरे साल भर के लिए बाधा अवधि रहती, और उस साल भर की बाधा अवधि में हो सकता था कि आपकी 6 लाख की बिक्री होती और उस 6 लाख की बिक्री पर आप 20% की दर से प्रॉफिट कमाते, और जो आग लगने की वजह से शायद आप नहीं कमा पाते, तो आपको 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था। जो इंश्योरेबल अमाउंट है वो आ रहा है 1,20,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने रुपए का बीमा करवा रखा है? 90,000 का करवा रखा है। यानी कि बीमा जितने का करवाया जाना चाहिए था उससे कम राशि का बीमा करवा रखा है, तो यहाँ पर न्यून बीमा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी कि जब न्यून बीमा की स्थिति उत्पन्न होती है तब बीमा कंपनी जो है जो दावे की राशि के रूप में जो है हानि की पूरी राशि स्वीकार नहीं करती, वो औसत वाक्य लागू कर देती है, और औसत वाक्य जब लगता है तब
जो है दावे के रूप में जो हानि की राशि है वो बीमित राशि और बीमा योग्य राशि का जो अनुपात है उस अनुपात में स्वीकार की जाती है। तो ये एक बार यहाँ पर बता देते हैं एडजस्टेड एनुअल सेल्स की जो गणना की थी हमने। एडजस्टेड एनुअल सेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं 5 लाख प्लस 5 लाख इंटू 20%, 6 लाख हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर औसत वाक्य लागू होगा क्योंकि न्यून बीमा की स्थिति हुई है, और औसत वाक्य जब लागू होता है तो दावे की राशि अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा इंश्योर्ड अमाउंट घटा इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इंश्योर्ड अमाउंट है 90,000 रुपया, इंश्योरेबल अमाउंट है 1,20,000 रुपया, और लॉस ऑफ प्रॉफिट है 32,000 रुपया। अगर इसको हल करते हैं तो दावे की राशि आती है 24,000 रुपये। तो दावा केवल 24,000 रुपए के लिए स्वीकृत किया जाएगा, जबकि वास्तव में जो हानि हुई है 32,000 हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? न्यून बीमा के कारण हुआ, और न्यून बीमा के कारण औसत वाक्य लागू हुआ। इस वजह से पूरे 32,000 की राशि के लिए दावा स्वीकार नहीं किया गया, 24,000 रुपए का दावा स्वीकार किया गया। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।